हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाइव फाउंडेशन कोर्स। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही। तो चैप्टर क्या है? तो खाद और मैनर के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या है? आज पढ़ना अध्याय 5 खाद मैनर। तो प्रश्न नंबर क्या है? 4। कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट क्या है और कंपोस्ट बनाने की कौन कौन सी विधियाँ होती है और कंपोस्ट बनाने की कौन कौन सी विधियाँ होती है। किसी एक विधि का वर्णन करना है। किसी एक विधि का क्या करना है? तो वर्णन करना है। व्हाट इज कंपोस्ट? कंपोस्ट क्या है और व्हाट आर द मेथड? कंपोस्ट बनाने की विधि। तो of the preparation of compost और डिस्क्राइब ऑन द देम। ऑन ऑफ क्या है? तो देम कौन कौन विधियाँ, किसी एक विधि का ही वर्णन करना है। तो कंपोस्ट कूड़ा खाद संश्लेषित गोबर खाद है। कंपोस्ट क्या है? तो कंपोस्ट कूड़ा खाद या संश्लेषित गोबर की ही खाद है। कंपोस्ट मनुष्य के मल मूत्र कूड़ा कचरा से ही बनता है। मनुष्य के मल मूत्र या कूड़ा कचरा से ही बनता है। कौन? तो कंपोस्ट खाद। तो कंपोस्ट बनाने की विधि, कंपोस्ट बनाने की विधि क्या होगी? तो कंपोस्ट खाद निम्नलिखित 4 विधियों से बनाई जाती है। कंपोस्ट खाद क्या होती है? तो निम्नलिखित 4 विधियों से बनाई जाती है। पहला नंबर क्या है? तो इंदौर विधि, इंदौर मेथड। और दूसरा नंबर क्या है? तो बंगलोर विधि, बंगलोर प्रोसेस, बंगलोर मेथड। और तीसरा नंबर क्या है? तो एडको विधि, एडको मेथड। और चौथा नंबर क्या है? तो उत्प्रेरित कंपोस्ट विधि, उत्प्रेरित कंपोस्ट विधि, एक्टिवेटेड कंपोस्ट मेथड। और 5वां नंबर क्या है? तो कंपोस्ट बनाने की आधुनिक विधि, कंपोस्ट बनाने की आधुनिक विधि। तो दूसरा नंबर बंगलोर विधि, बंगलोर विधि क्या होगी? तो बंगलोर विधि, इस विधि को भारतीय वैज्ञानिक, इस विधि को कौन? तो भारतीय वैज्ञानिक CN आचार्य, CN आचार्य ने प्रचलित किया। बंगलोर विधि को कौन किया प्रचलित? तो ये भारतीय वैज्ञानिक CN आचार्य ने प्रचलित किया था। किस विधि का? तो बंगलोर विधि का। तो इस विधि पर सभी कार्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर में हुआ। ये कहाँ पर हुआ? तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साइंस बंगलोर में हुआ। तो अतः यह बंगलोर विधि के नाम से ही प्रसिद्ध है। यह किस विधि से प्रसिद्ध है? तो बंगलोर नाम से ही प्रसिद्ध है। तो इसी विधि में यह लाभ है। इस विधि में क्या है कि लाभ है कि कंपोस्ट को बार बार पलटना, कंपोस्ट को बार बार क्या करना? तो पलटना नहीं पड़ता। इस प्रकार के कंपोस्ट बनाने में खर्च काफ़ी बचत हो जाती है। और इस प्रकार की कंपोस्ट बनाने में क्या होती है? तो काफ़ी बचत होती जाती है। और इस विधि में कंपोस्ट के कार्बन नत्रजन के अनुपात पर, इस कार्बन को क्या होगा? नत्रजन के अनुपात पर बल दिया जाता है। अनुपात पर क्या होगा? तो बल दिया जाता है। तो प्रारंभ में जाल की मात्रा पर नियंत्रण रखा जाता है। प्रारंभ में क्या होते हैं? तो जाल के नियंत्रण मात्रा पर रखा जाता है। तो कंपोस्ट गड्ढों में ही बनाई जाती है। कंपोस्ट कहाँ पर बनाई जाती है? तो गड्ढों में ही बनाई जाती है। तो बहुत से गड्ढे इसी प्रकार खोदे जाते हैं। बहुत से गड्ढे क्या होते हैं? तो इस प्रकार खोदे जाते हैं कि उनकी लंबाइयाँ तो समानांतर होती है। और उनकी लंबाइयाँ कैसी होगी? खड्डे की तो समानांतर दिखेगी। और चौड़ाइयाँ एक पंक्ति में होगी, चौड़ाइयाँ एक पंक्ति में होगी। 2 गड्ढे के बीच 1.5 मीटर खाली स्थान छोड़ा जाता है। 2 गड्ढों के बीच 1.5 मीटर क्या होती है कि खाली स्थान छोड़ा जाता है 2 गड्ढों के बीच में। और नए गड्ढे खोदते समय, जो नए गड्ढे खोदते समय जो मिट्टी निकलती है उसके गड्ढे की लंबाई ढेर लगा देते हैं। और उसकी लंबाई को क्या करते हैं? तो ढेर लगा देते हैं। और गड्ढे का आकार नगर की जनसंख्या के अनुसार, गड्ढे की आकार किसके? तो नगर की जनसंख्या के अनुसार रखा जाता है।
तो यही कंपोस्ट गड्ढे का आकार और नगर जनसंख्या की अनुसार, ये नगर की गड्ढे कंपोस्ट के गड्ढे का आकार और नए जनसंख्या के अनुसार। तो ये जनसंख्या हजारों में, ये जनसंख्या क्या है तो हजारों में, और गड्ढे का आकार मीटर में, ये गड्ढे का आकार मीटर में और ये जनसंख्या के हजारों में। तो 10 से कम जनसंख्या के हजार में क्या है कि 10 से कम, तो गड्ढे का आकार कितना होगा मीटर, तो 6 × 1.8 × 1.2 मीटर में होगा। और 10 से 20 जनसंख्या का हजार कितना है तो 10 से 20, तो गड्ढे का आकार क्या होगा तो 7.5 से × 10.1 × 1.2। तो जनसंख्या हजार में 20 से 30 तो क्या होगा तो 9 × 2.4 × 1.2। ये गड्ढे का आकार क्या है तो मीटर में। ये 30 से 50, तो 30 से 50 क्या है तो जनसंख्या हजारों में, तो ये 10.5 × 2.4 × 1.2। तो ये गड्ढे का आकार किस में होगा तो मीटर में। तो 50 से ऊपर जनसंख्या हजार में आने पर क्या होगा तो 1.2 × 2.7 × 1.2। ये गड्ढे की आकार क्या है तो मीटर में होगा। तो गड्ढे के तल पर क्या होंगे कि 20 से 25 सेंटीमीटर मोटी कूड़े करकट की तह, जो 20 से 25 क्या होती है तो गड्ढे के तल पर, तो वो मोटी कूड़े करकट की तह बिछाते हैं, और मोटे तह के क्या करेंगे तो कूड़े करकट बिछाएंगे, और ऊपर 7.5 सेंटीमीटर मानव की मल की तह बिछाते हैं। और क्या होगा तो मानव की मल की मोटाई का अनुमान भार के ही हिसाब में लगाते हैं। तो कूड़े करकट को भी भार के हिसाब से ही गणना करके, कूड़े करकट को भी क्या होती है कि भार के हिसाब से उसकी गणना करके फैलाया जाता है। तो 1 घन मीटर कूड़े करकट का भार, 1 घन मीटर कूड़े करकट का भार बराबर क्या होगा तो लगभग 3.5 कुंटल होगा। तो ये हो गया 1 घन मीटर। 1 घन मीटर मानव मल का भार तो कितना होगा तो ये 10.5 कुंटल। तो ये हो गया 1 घन मीटर। 1 घन मीटर में कंपोस्ट का भार कितना होगा तो 7.0 कुंटल। तो ये गड्ढे का आकार के हिसाब से ही गणना करके, ये गड्ढे के आकार से ही हिसाब करके क्या होती है तो गणना होती है। गणना करके बारी बारी से कूड़ा करकट व मानव का मल की तह लगाती है। तो मानव मल की तह को तुरंत ही कूड़े करकट से ढक देते हैं। और क्या करेंगे तो अंत में प्रतिदिन सबसे ऊपर कूड़े करकट अधिक डालना चाहिए, ताकि मानव मल एवं कंपोस्ट में सही अनुपात रखा जा सके। तो गड्ढे को भूतल से 1 फुट तक भर देना चाहिए। गड्ढे को क्या करना चाहिए तो भूतल से 1 फुट तक भर देना चाहिए। तो गड्ढा भरने के 4 से 5 दिन, गड्ढा को भरने से 4 से 5 दिन बाद ढेर में काफ़ी तरल उत्पन्न हो जाता है। 4 से 5 दिन बाद ढेर में क्या हो जाएगा तो काफ़ी तरल उत्पन्न हो जाता है। तो तरल विच्छेदन में सहायता मिलती है, और गड्ढे में क्या होगी तो वह तरल विच्छेदन में सहायता मिलती है। तो मल व कचरे में पाए जाने वाले, मल व कचरे में क्या होंगे तो पाए जाने वाले रोगजनक जीवाणु, जो पाए जाने वाले कौन जीवाणु तो रोगजनक जीवाणु भी इसी तल में नष्ट हो जाते हैं। इसी तल में क्या हो जाएंगे रोगजनक जीवाणु तो नष्ट हो जाएंगे। और 4 में विच्छेदन पूर्ण हो जाता है, और 4 में क्या होगा कि पूर्ण विच्छेदन हो जाएगा। और पूर्ण विच्छेदित पदार्थ गंधहीन होता है, और पूर्ण विच्छेदित पदार्थ क्या हो जाएगी तो गंधहीन होगा, और इसी को कंपोस्ट कहेंगे। और इसी को क्या कहेंगे तो कंपोस्ट कहेंगे। कंपोस्ट खाद जो ढेरों और गड्ढों में बनाई जाती है। कंपोस्ट खाद कहाँ पर बनाई जाती है तो वह ढेरों और गड्ढों में बनाई जाती है। तो यदि विच्छेदित पदार्थ शीघ्र ठंडा होने, और विच्छेदित पदार्थ को क्या होगा तो शीघ्र ठंडा होने एवं
शुष्क होने की संभावना हो तो गड्ढों में कंपोस्ट बनाने चाहिए, और शुष्क संभावना होगा तो क्या करना चाहिए, तो गड्ढों में ही कंपोस्ट की खाद बनानी चाहिए। तो बंगलोर विधि में क्या है कि पहला नंबर, तो प्रथम सप्ताह में वायवीय विच्छेदन, प्रथम सप्ताह में क्या होगा, तो वायवीय विच्छेदन होगा, और इसके बाद अवायवीय होगा विच्छेदन होता है। पहला होगा वायवीय और दूसरा में होगा क्या, तो अवायवीय विच्छेदन होता है। तो दूसरा नंबर क्या है, खाद बारीक, जो खाद बारीक चूर्ण के रूप में नहीं होता है, खाद बारीक चूर्ण के रूप में नहीं होता है। तीसरा नंबर क्या है, तो खाद को बीच में पलटना नहीं पड़ता, और खाद को बीच में वो खड्डे में पलटना नहीं पड़ता है। और चौथा नंबर क्या है, तो मिट्टी में ढेर से मिलता है, और मिट्टी में क्या होगा, तो वो देर से मिलेगा। और पांचवा नंबर क्या है, तो पौधों को इसके तत्व देर से प्राप्त होगा, और पौधों को भी इस तत्व का प्राप्त देर से होगा। और छठा नंबर क्या है, तो पानी नहीं छिड़कना पड़ता है, और इस पर पानी को छिड़कना नहीं पड़ता है। सातवां नंबर क्या है, तो कार्बनिक पदार्थ व नत्रजन नष्ट नहीं होता है। कार्बनिक पदार्थ और नत्रजन पदार्थ क्या होंगे, तो ये नष्ट नहीं होंगे। आठवां नंबर क्या है, तो मजदूरी कम लगेगी, और इस बंगलोर की खाद में मजदूरी भी कम लगेगी कंपोस्ट बनाने में।